दोस्तों 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे 50 लाख जूल की एनर्जी कैरी करने वाला अगर एक वेपन बनाया जाएगा, वो कितना विध्वंसक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पीछे की फिजिक्स कैसी होगी। जो फास्टेस्ट मिसाइल है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड पे आज की तारीख में उड़ पाती है, और जो ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमती है वो 7 किलोमीटर पर सेकंड पे घूमती है। हाउ दे आर गोइंग टू अचीव 10,000 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 3% द स्पीड ऑफ लाइट, और 50 लाख जूल एनर्जी भी कैरी करेगा। और उसको एम कैसे करा जाएगा दोस्तों? 1990s में एक हाईली कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर मराउडर नाम के एक वेपन को डेवलप किया जा रहा था। उस वेपन का 1993 में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, जहां पर 100 बिलियन टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 9.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देकर कुछ मिलीग्राम के प्लाज्मा को गाइड किया गया था। यानी ये एक प्लाज्मा वेपन है। तो ये प्लाज्मा होता क्या है? इस प्लाज्मा के पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट, और आज तुमको मैं थोड़ी सी प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होती है, वैसे ही गैस के बाद में जो चौथी स्टेट आती है वो है प्लाज्मा। मेरे पास बर्फ है, बर्फ जब पिघलेगी तो लिक्विड बनेगी, उसको जब मैं गर्म करूंगा वो वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट होगी। अब मैं उसको जब और गर्म करता जाऊंगा तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से अलग हो जाएंगे। यानी मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, लेकिन वो एक दूसरे से एकदम अलग नहीं हुए हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स ने एटम्स को छोड़ दिया है। लेकिन वो उस जेली जैसे सूप के अंदर अभी भी आजू बाजू घूम रहे हैं। उस हाई एनर्जी, हाई टेम्परेचर स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब तुमको लग रहा होगा यार बड़ी शानदार सी चीज है, ये मिलेगी कहां, ये दिखेगी कहां? तो अगर तुमने कभी भी सूरज की साइड ध्यान दिया है, या रात को तुमने स्टार्स को देखा है, या तुमने कभी नेबुला जैसा शब्द सुना है, या तुमने गैस क्लाउड्स के बारे में बात करी है, या तुमने कभी फ्लोरोसेंट लाइट जो साइन लगते हैं एडवर्टीजमेंट वाले उनको देखा है, तो तुमने फिजिक्स की प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को देखा है दोस्तों। क्योंकि विजिबल यूनिवर्स का 99% इज प्लाज्मा। अब बातें आती है कि इसका कोई और फिजिकल फिनोमेना, तो तुमने नदर लाइट्स की बात सुनी है, ऑरोरास, दे आर बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। जो कम्युनिकेशन होता है ना, तुमने वर्ड सुना होगा आयनोस्फेयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आयनोस्फेयर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जेई वाले बच्चे तो अब क्या ना, डेट्स भी आ गई जेई की, घोट रहे होंगे ना इस चीज को। दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा। और अगर गलती से तुम माइक्रोवेव ओवन के अंदर अंगूर रख दोगे और उसको 10-15 सेकंड के लिए चालू कर दोगे, तो वहां पर जो तुम ऑब्जर्व करोगे दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा। अब बातें आती है कि ये प्लाज्मा बनता कैसे है? क्या मैं बना सकता हूं? क्या मैं लैब के अंदर प्लाज्मा बना सकता हूं? तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं सूरज की, तो अपन एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। सूरज एक स्टार है। स्टार बनेगा तो जब बनता हुआ स्टार है हम उसको कहते हैं प्रोटोस्टार। और फिर अगर कुछ कदम आगे बढ़ा दें और कोई मैसिव स्टार जब मर रहा है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है उसके ब्लैक होल बनने की। तो जब एक प्रोटोस्टार बन रहा होता है, उस प्रोटोस्टार से जेट्स बाहर निकलते हैं हाई एनर्जी के, प्लाज्मा के। तो जब स्टार फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पर न्यूक्लियर फिनोमेनास हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और प्लाज्मा बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है और टेम्परेचर भी बिलियन डिग्रीज में पहुंच जाता है। जब मैं बात करता हूं ब्लैक होल की, तो जब ब्लैक होल किसी भी आजू बाजू से गुजरने वाले गैस क्लाउड या किसी और स्टार को एनगल्फ करता है, खाता है, तो उसके चारों तरफ एक एक्रीशन डिस्क बनती है। वो एक्रीशन डिस्क काफी मायने में फायदेमंद है। पहली बात तो ये कि वो एक्रीशन डिस्क जब बनती है तो हमें पता चलता है कि वहां पर एक ब्लैक होल बैठा है, क्योंकि नहीं तो ब्लैक होल कैसे दिखेगा। दूसरा, जब ब्लैक होल उस एक्रीशन डिस्क के थ्रू खा रहा होता है तो वहां से भी कुछ जेट्स फायर होते हैं। तुमने बहुत बार जब भी तुम ब्लैक होल की इमेजेस सर्च करोगे, यू विल सी जेट्स फायरिंग आउट ऑफ ब्लैक होल। वो भी प्लाज्मा है। अब जब एक स्टार बन रहा है, उसमें उस प्लाज्मा का निकलना भी इतना ही जरूरी है जितना ब्लैक होल के अंदर के प्लाज्मा का निकलना जरूरी है। नॉट फ्रॉम द ब्लैक होल बट फ्रॉम द एक्रीशन डिस्क।
क्योंकि ये माना जाता है, काफी एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये मानते हैं कि वो जो प्लाज्मा जेट बाहर निकलते हैं, दे टेक अवे द मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर मैं मोमेंटम को बाहर लेके निकल गया तो जो बचा हुआ मास है उसकी रोटेशन स्पीड थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। यानी जो हमारा सूरज है जब ये बना था तो इसमें से प्लाज्मा जेट्स निकले थे बहुत मैसिव, और वो इसका जब मोमेंटम लेके निकल गए तो अभी इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो थोड़ी धीरे पड़ गई। हाँ, अपना सूरज भी रोटेट हो रहा है, रैदर सब कुछ घूम रहा है। देयर इज नो स्टैटिक थिंग इन दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स भी फैल रहा है। तो लैब में प्लाज्मा बनाने के लिए हमें मिलियन एम्पियर्स ऑफ करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा गैस के थ्रू। इसको कहते हैं ओमिक मेथड। वेरी हाई वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा जाएगा किसी गैस के थ्रू, वो गैस को आयोनाइज कर देगा, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे, 10 की पावर 8 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा और हमें प्लाज्मा मिल सकता है। इसके अलावा प्लाज्मा को जनरेट करने के लिए हम शॉकवेव मेथड यूज कर सकते हैं। यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इतनी हाई एनर्जी पे पुश करेंगे कि उसके चलते जो शॉकवेव जनरेट होगी वो उस एनर्जी को ट्रांसफर कर आयंस जनरेट करके प्लाज्मा स्टेट दे देगी। इसके अलावा हम लेजर्स को यूज कर भी प्लाज्मा जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि इनर्शियल कन्फाइनमेंट मेथड में यूज किया जाता है, जो कि रिसेंटली चर्चा में था, जब 192 लेजर्स को एक पॉइंट पे फोकस कर कुछ मिलीग्राम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और पूरी दुनिया में तहलका हो गया था, भाई क्लीन एनर्जी क्लीन एनर्जी। लेकिन दोस्तों उस पर मैं एक और डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, बिकॉज दैट डेमोन्स्ट्रेशन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, दैट इज रिलेटेड टू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। क्या इतने ही तरीके हैं? ऑरोरा की भी तो बात करी थी। तो दोस्तों जब सूरज की रोशनी आ रही है तो हम तक जो रोशनी पहुंच रही है वो काफी हार्मलेस है, क्योंकि ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है वो सूरज के हाई एनर्जी यूवी एक्सरे जो आ रहे हैं, जो उसके कॉस्मिक रेडिएशंस आ रहे हैं, वो उसको ऊपर का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। उस हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर वहां पर आयनोस्फेयर के अंदर भी प्लाज्मा स्टेट जनरेट हो जाती है। रैदर जब शटल की री एंट्री होती है तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस किया जाता है तो वहां पर भी इतना हाई टेम्परेचर जनरेट होता है कि प्लाज्मा ट्रेस बन जाती है। अब आयनोस्फेयर की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों तुमको, तो आयनोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो वैसे तो ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि प्लाज्मा अपने आप बन जाए। वहां प्लाज्मा बनता है जब सूरज की रोशनी आती है, यानी दिन में प्लाज्मा बन गया और रात को वो प्लाज्मा वापिस से अनप्लाज्मा हो जाता है, इफेक्टिवली वापस से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन कभी कभी हाई एनर्जी पार्टिकल्स कॉस्मिक रेडिएशन के भी और आयनोस्फेयर के भी जब ओवर एग्जिस्ट कर जाते हैं और एटमॉस्फेयर की साइड मूव कर जाते हैं तो वो हमें नॉर्दर्न लाइट्स भी देते हैं। तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। अब बात ये आती है दोस्तों कि इस प्लाज्मा को वेपन के जैसे कैसे यूज करते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अलाइड फोर्सेस के बॉम्बर्स जर्मनी के ऊपर अटैक कैरी कर रहे थे, तब काफी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जो ये कह रही थी कि भाई एक बेसबॉल की साइज का बॉल ऑफ लाइट, बस कोई और उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, इट वॉज अ बॉल ऑफ लाइट जो कि उन एरोप्लेन्स को, उन बॉम्बर्स को फॉलो कर रहे थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे और ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के थ्रू एक हमारे को फू फाइटर नाम दिया गया था, फू फाइटर ट्रैक कर रहा है और हमें अटैक्स को कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि वो जो पार्ट था वो कंट्रोल्ड प्लाज्मा स्टेट थी, जो रडार्स और माइक्रोवेव की मदद से हम बॉम्बर्स को डिस्टर्ब करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैं जिस वेपन की बात कर रहा हूं दोस्तों, उसके अंदर जो फिजिक्स इन्वॉल्व है वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल है। इस वेपन का नाम है मराउडर। ये यूज करता है एक रेलगन टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जहां पर थोड़े ही
ड्यूरेशन में बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पंप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कैपेसिटर्स, जो कि बहुत हाई एनर्जी जब पंप करते हैं they create very high temperatures which can go to the range of million degrees and they create plasma। और वो जो प्लाज्मा क्रिएट होता है उसको टोरॉइडल शेप में मैग्नेटिक फील्ड की मदद से टाइट कर लिया जाता है। इसको मिरर टेक्निक भी कहते हैं। अब बात यह आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मूविंग चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, यानी वेरी इंटेलिजेंटली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड से कन्फाइन करना चाहूं तो मैं प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकता हूं। जब छोटे लेवल पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था 1990s में, तो अप्रोच ऐसी थी कि धीरे धीरे हम जब एनर्जी ज्यादा पंप करते चलेंगे तो वो जो टोरॉइडल शेप का प्लाज्मा बनेगा, टोरॉइडल शेप यानी मैं एक स्प्रिंग को लेकर अगर जोड़ देता हूं तो वो जो कोइल है, राउंड कोइल है, उसको मैं टोरॉइड कहता हूं। तो जो टोरॉइडल शेप का प्लाज्मा है वो 50 लाख जूल की एनर्जी कैरी करके 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की मदद से गाइड किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस वेपन को बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो जो प्लाज्मा स्टेट है, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं तो जब आयनोस्फीयर की बात होती है और वहां पर जब सूरज ढल जाता है तो जो प्लाज्मा स्टेट जनरेट हुई आयनोस्फीयर में जब वो वापस कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल मैटर में, तो क्या इस वेपन में प्रॉब्लम नहीं आएगी? और उसके लिए क्या किया जा रहा है अभी इसके बारे में कोई डिस्कशन बाहर नहीं आया है। लेकिन यह बात कंफर्म है कि ये जो टेक्निक है जिसको कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर, इसने बहुत सारे अलग अलग रूप ले लिए हैं, जिसमें से एक रूप ऐसा लिया है जहां पर फोकस प्लाज्मा से हटकर लेजर पे आ गया है, क्योंकि लेजर के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर एंड कंट्रोल कैन बी कंप्लीटली ऑटोमेटेड। एंड रिसेंटली अगर आप देखें तो इजराइल के अंदर लेजर बीम की मदद से एक आयरन डोम था, वैसा ही अब उन्होंने एक नया सेटअप बनाया है जिसकी मदद से वो इनकमिंग मिसाइल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स इन डेवलपिंग सम वेपनरी। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।